वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने सेक्शन 319 तक हमने कवर कर लिया है। कुछ ऐसे सेक्शन थे जो मैंने कवर नहीं किए थे, तो वो आज हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये पी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत रेयर चांस है कि इनमें क्वेश्चन फॉलो कर जाए, बट स्टिल यू कांट इग्नोर जो अदरवाइज सेक्शन जो मैंने डीप स्टडी करवाई है और अलॉन्ग विद द इंपॉर्टेंट क्यूज वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं सेक्शन 319 तक। कुछ सेक्शन जो मैंने लिस्ट किए थे वो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ उसकी वीडियो। तो इस सेक्शन में हम लोग ये सेक्शन डिस्कस करेंगे, इसके रिगार्डिंग डायरेक्ट लैंग्वेज ही आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो सेक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं 311A से। 311A क्या कहता है कि पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। अगर मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये सेटिस्फाइड हो जाए इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए, जब इस कोड के अंडर सीआरपीसी के अंदर कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है किसी पर्सन के अगेंस्ट, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि किसी पर्सन को ये डायरेक्शन दी जाए कि आप अपने सिग्नेचर स्पेसिमन दें कोर्ट में, हैंड राइटिंग कोर्ट में दें, तो ही मे मेक एन ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है उस पर्सन के अगेंस्ट और डेफिनेटली उसको टाइम दिया जाएगा कि इस डेट को आपको कोर्ट में अटेंड होना पड़ेगा, पर्सनली आपको आना पड़ेगा और आपको सिग्नेचर देने पड़ेंगे, जहां आपको लिखना पड़ेगा, हैंड राइटिंग कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड क्या है कि नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अगेंस्ट सच पर्सन जो अभी तक अरेस्टेड नहीं हुआ। तो वेरी सिंपल, इस इन्वेस्टिगेशन में अगर आप उन्हीं पर्सन के रिगार्डिंग ऑर्डर पास कर सकते हो जिसको कभी अरेस्ट किया गया है पुलिस द्वारा इस केस में, तो प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज एट सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग। जिस इन्वेस्टिगेशन और जिस प्रोसीडिंग के तहत आप उस पर्सन के स्पेसिमन सिग्नेचर चाहते हो, उस इन्वेस्टिगेशन में, उस प्रोसीडिंग में उसको पहले अरेस्ट किया गया होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, तब जाके आप उसको कह सकते हो, अदरवाइज नहीं कह सकते। देन वी हैव अ सेक्शन 312 कंप्लेनेंट्स और विटनेस के एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। तो ये इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर, वो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो रूल बना सकती है कि क्रिमिनल कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट और विटनेस उसको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ एक्सपेंसेस दे ताकि वो कोर्ट को अटेंड कर सके, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कंप्लेनेंट खुद और विटनेस खुद ही आता है। बहुत रेयर चांस है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में बेसिकली कंप्लेनेंट और विटनेसेस को बेसिकली एक्सपेंसेस दिए जाएं कोर्ट को अटेंड करने के लिए, एविडेंस देने के लिए, बट इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट एज वेल। अगर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाते तो डिस्क्रिशनरी पावर स्टिल इज इन द हैंड ऑफ द दैट क्रिमिनल कोर्ट। देन वी सेक्शन 314, वहां पर लिखा ओरल आर्ग्यूमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट। जैसे ही एविडेंस क्लोज होती है ऑन द स्पॉट आपको ओरल आर्ग्यूमेंट करना होता है। अगर आप ओरल आर्ग्यूमेंट कर देते हो, कंसाइज ओरल आर्ग्यूमेंट कर देते हो, तो इट्स ऑल गुड, लेकिन आपके पास स्टिल राइट है कि आप एक आर्ग्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट जिसमें आपने आर्ग्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन आर्ग्यूमेंट भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो। तो एनी पार्टी टू ए प्रोसीडिंग मे एज सून एज आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज एविडेंस, जैसे कोई पर्सन अपनी एविडेंस क्लोज करता है तो वो ऑल आर्ग्यूमेंट जो है वो कोर्ट में सबमिट करेगा या फिर रिटन आर्ग्यूमेंट सबमिट करेगा, और रिटन आर्ग्यूमेंट की कॉपी जो दूसरे अपोजिट काउंसिल को देनी होती है। तो वहां पर लिखा कॉपी ऑफ सच मेमोरेंडम शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश्ड टू द अपोजिट पार्टी। नो एडजर्नमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द रिटन आर्ग्यूमेंट। राइट, रिटन आर्ग्यूमेंट के लिए आपको एडजर्नमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भी करनी पड़ेगी एडजर्नमेंट, तब करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि हर बात पे आपको एडजर्नमेंट कोर्ट करके दे। फोर्थ पॉइंट, द कोर्ट में अगर उसको ओपिनियन लगता है कि हाँ भी ओरल आर्ग्यूमेंट जो है वो आर नॉट कंसाइंस नहीं है, तो रिलेवेंट नहीं है, तो वहां पर कोर्ट कह सकते हैं इसको कंसाइंस करो। ज्यादा उसको बढ़ा चला के मत रखो, आप टू द पॉइंट बात करो कि आप आर्ग्यूमेंट क्या है, आपके किस पॉइंट पे आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो वो हमें बताओ। या कोर्ट खुद गाइड कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे मुझे आर्ग्यूमेंट चाहिए, आप इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करो। ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो एट एनी टाइम उस आर्ग्यूमेंट को जो है वो रेगुलेट कर सकती है। देन 315 इट इज accused person to be a competent witness। ये नंबर ऑफ टाइम प्री में क्वेश्चन आ चुका है, तो डेफिनेटली हमने सेक्शन 313 के ऊपर काफी डिटेल जो है हमने वीडियो अपलोड की है।
और वो एक इंपॉर्टेंट है कि 313 में जो एक अक्यूज पर्सन है वो कॉम्पिटेंट विटनेस भी होता है, जिसको फॉर द 315 में एक्सप्लेन किया गया है। तो वहां पर लिखा कोई भी पर्सन अक्यूज पर्सन, एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द CRPC क्रिमिनल कोड शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। सिर्फ अपने डिफेंस के लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, सिर्फ अपने डिफेंस के लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। एंड मे गिव एविडेंस ऑन ओथ इन डिसप्रूफ ऑफ द चार्ज। तो वो चार्ज को डिसप्रूव करने के लिए अपनी एविडेंस कोर्ट में दे सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। सो प्रोवाइडेड क्या है, ही शैल नॉट बी कॉल्ड एज ए विटनेस एक्सेप्ट इज ऑन रिक्वेस्ट। जब तक वो खुद रिक्वेस्ट नहीं करता कोर्ट उसको एज ए विटनेस कॉल नहीं करेगी। हिज फेलियर टू गिव एविडेंस, अगर वो सपोज उसने कंसेंट दे दी कि मुझे मैं एज ए विटनेस आना चाहता हूँ, तो कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया। अगर वो कोर्ट में आ गया तो अगर उसको किसी क्वेश्चन में उसको वो अगर वो मम रहा, चुप रहा, तो प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते कि भाई इसी ने अपराध किया है क्योंकि वो ये चुप है। तो वी कैन नॉट टेक द प्रिजम्पशन। सो हिज फेलियर टू गिव एविडेंस शैल नॉट मीन्स दैट ही हैज क्रिमिनल, ही हैज कमिटेड सच एंड सच ऑफेंस। तो हम लोग उसके प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट नहीं ले सकते। सेकंड क्लॉज में भी यहाँ पर वर्ड लिखा गया जो सेक्शन 398, 107, 108, 109 के रिगार्डिंग कोई भी अक्यूज पर्सन है वो भी एक विटनेस हो सकता है। और बट अगर वो एविडेंस नहीं देगा, जब उसको कॉल किया गया किसी एविडेंस को वो देना नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट हम लोग ये प्रिज्यूम कर लें कि भाई उसी ने अपराध ये किया है। तो ये प्रिजम्पशन इज नॉट देयर against the accused person. Then 316 section is very important for pre point of view. जो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं accused person की, आप उसको induce नहीं कर सकते, उसको आप compel नहीं कर सकते किसी आंसर के लिए। तो 306 और 307 is the exception जहां पर हम उसको पार्डन दे रहे हैं कि भैया आप मतलब पार्डन भी हम तभी देते हैं जब we don't have a direct witness, direct evidence। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर हमारा पूरा केस टिका हुआ है। तो उस केसेस में हम चाहते हैं कि भाई एक्यूज जो है वो बरी ना हो, किसी एक को गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली हम उसको बना लेते हैं, गवाह बना लेते हैं, गवर्नमेंट विटनेस बना लेते हैं। तो उसको हम पार्डन देते हैं कि आप सच सच बोल दो, उन अक्यूज के अगेंस्ट आप सच सच बोलो, हम आपको बरी कर देंगे, उसको हम लोग दूसरों को कमिट कर देंगे। उन दो सेक्शनों को छोड़ के 306 और 307 को छोड़ के आप अक्यूज को कंपेल नहीं कर सकते, इंड्यूस नहीं कर सकते, प्रॉमिस नहीं कर सकते, थ्रेट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then 317 section says the provision for inquiries and trial being held in the absence of the accused person certain cases। कुछ ऐसे केसेस जहां पर accused की जरूरत ही नहीं है, उनकी पर्सनल पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, या फिर कई बार ऐसी सिचुएशंस accused पैदा करता है कि वो कोर्ट की जो ट्रायल है वो उसमें हर्डल क्रिएट कर देता है। तो कोर्ट कहती है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने एग्जाम कर दिया, आपको फिजिकल आने की जरूरत नहीं है, आपके बिना ही हम लोग ये जो एविडेंस करवा लेंगे, आप बेफिक्र हो। तो इन दैट सिचुएशन, इन द एब्सेंस ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, जो हमारा इंक्वायरी वो ट्रायल जो वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, राइट। ड्यूरिंग ट्रायल और ड्यूरिंग इंक्वायरी कोर्ट को अगर लगता है कि उनको कॉल करने की जरूरत है तो उनको कॉल कर लो, दैट्स इट। सेकंड क्लॉज में यहाँ पे लिखा गया तो अक्यूज्ड इन सच केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ प्लीडर। अगर वो उसका कोई प्लीडर ही नहीं है और कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर इसको प्लीडर की जरूरत ही नहीं है, इसकी खुद की पर्सनल पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, आप बैठे रहो घर पे, आपकी गेम चलती रहेगी कार्रवाई। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पर इसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है तो उसको कॉल करने की जरूरत है, आप उसको फिजिकली आप कॉल कर लो एट एनी टाइम। अदरवाइज 317 में कोर्ट के पास पावर है कि वो आपको एग्जम्प्ट करके आपके एब्सेंस में इंक्वायरी और ट्रायल कंडक्ट करती रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो वी हैव अ लास्ट सेक्शन 318 दैट इज प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग। आपकी प्रोसीडिंग सारी खत्म हो गई, ट्रायल खत्म हो गया, इंक्वायरी खत्म हो गई, इन्वेस्टिगेशन सारी ट्रायल खत्म हो गया, लेकिन अक्यूज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया, आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ सका, पूरे प्रोसीडिंग को समझ नहीं सका। तो कोर्ट ने कहा ये इस सेक्शन में 318 में कि भाई कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट से अगर कोई नीचे वाली कोर्ट ने कोई ट्रायल खत्म किया है, जिस ट्रायल में प्रोसीडिंग समझ ही नहीं पाया अक्यूज कि क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, तो कोर्ट ने या 318 में वो कोर्ट बाउंड है, वो पूरी की प्रोसीडिंग जो है वो हाई कोर्ट को सबमिट करेगी। हाई कोर्ट उसमें चेक करेगी कि क्या वो अक्यूज प्रेजुडाइज तो नहीं हुआ, तो वो चेक करने के बाद फाइनल ऑर्डर जो है हाई कोर्ट वो है वो पास करेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन ऑफ CRPC 311 अप टू सेक्शन 318 सेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है फिर प्री पॉइंट ऑफ व्यू। मेन पॉइंट में बहुत रेयर चांस है ये आने के लिए, लेकिन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके पर एक सेक्शन के ऊपर भी मैंने वीडियो काफ़ी अपलोड की है, तो उसको प्लीज़ आप ध्यान में रखना। ये सेक्शन सिर्फ प्री पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।